हाजिर हूँ रायबरेली एक्सप्रेस के खास शो, खास शख्सियत, खास बातचीत में। और आज का मुद्दा किसानों से जुड़ा हुआ। लगातार अब देखा गया है कि लगभग 60 दिन बीत चुके हैं इस आंदोलन के। सरकार ना अब पीछे हटने की तरफ आ रही है, ना किसान अब पीछे हटने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सरकार की तरफ से ये बात तो जाहिर हो गई है कि कुछ बातों को लेकर ना सरकार पीछे हटेगी, और किसानों ने भी अपना जो निर्णय है उसको जगजाहिर कर दिया। आज उसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं विजय विद्रोही जी। आइए चलते हैं, उनसे ही बातचीत करूंगा, क्योंकि किसानों के विषय में सबसे ज्यादा जानकार जो देखा जाए रायबरेली में, तो ये बोलना बिल्कुल भी गुरेज नहीं किया जाएगा कि उन किस प्रकार से उनको जानकारी है इस विषय में। तो आइए चलता हूं, उसको लेकर जानूंगा कि सरकार के क्या निर्णय है और सरकार किस प्रकार से सोच रही है। विजय जी, सबसे पहले मैं आपको स्वागत करना चाहूंगा। विजय जी, पहला सवाल आपसे कि किसानों की जो मांग है क्या वो जायज है? निश्चित तौर से किसान ने बुनियादी सवाल उठा रहे हैं कि ये जो कानून आए हैं, 3 कानून जिनका बार बार जिक्र हो रहा है कि कृषि के 3 कानून, तो एक्चुअली 3 कानून माने तीनों कानून एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक दूसरे की जरूरत पूरी कर रहे हैं जी। तो ये 3 कानून नहीं है, इनको अगर कायदे से देखा जाए तो ये एक कानून है जी। इनको 3 अलग अलग स्टेप्स में उन्होंने इनको पारित किया है। तो उसमें एक्चुअल में सुधार और संशोधन के जरिए कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें कुछ ठीक कर दिया जाए तो ये कानून कुछ प्रॉफिटेबल हो जाएगा, किसान के लिए हो जाएगा। तो वो तीनों कानून रिवील होने पर उसको रिवील जब तक आप नहीं करेंगे, इसको वापस नहीं लेंगे, तब तक ये स्थिति बनी रहेगी और ये टकराव जारी रहेगा। किसानों की मांग क्या है? किसानों को आखिरकार दिक्कत किस बात को लेकर आ रही है कि इस प्रकार से जो धरना प्रदर्शन उग्र हो जाएगा? जी देखिए, इसमें एक चीज आप ये समझ लीजिए कि एक कानून इसके अंदर है जिसको कहते हैं, ये पहले से एक बना हुआ कानून था, स्पेशल इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, तो उसमें संशोधन किया है 2020 अमेंडमेंट किया है इन्होंने। तो उसमें पहले ये व्यवस्था थी कि सरकार के अलावा कोई भी व्यक्ति जखीरेबाजी नहीं कर सकता है, भंडारण नहीं कर सकता, असीमित भंडारण नहीं कर सकता है। तो अभी सरकार ने क्या किया, इस अमेंडमेंट के जरिए ये रास्ता खोल दिया कि इस देश के अंदर हमारी जो आवश्यक जिन्सेस हैं, जिनमें गेहूं है, चावल है, दाल है, कहा जा सकता है, आलू है, ये जो बुनियादी जरूरत की चीजें हैं, इनके भंडारण का तिलहन है, इस सब के भंडारण का असीमित अधिकार का रास्ता खोल दिया इन्होंने संशोधन के जरिए। अब ये जब रास्ता आप खोल देते हैं तो इसके पहले थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि जब ये कानून ऑलरेडी लगा हुआ था और जखेरेबाजी के खिलाफ कठोर आपराधिक कार्रवाइयों किए जाने का सिलसिला जारी था, उस समय भी आप देखते हैं कि आलू प्याज में भंडारण करके, दलहन में भंडारण करके, वो मनचाहे दाम में बाजार में चीजों को बेचने का वो काम चलता रहा। यहाँ छापा पड़ा, वहाँ 500 ट्रक प्याज मिला, वहाँ 10,000 ट्रक प्याज, ये सब हम अतीत में भी देखते रहे जब ये कानून था। अब जब ये कानून नहीं है अब जब ये कानून नहीं है और बेरोक टोक भंडारण की व्यवस्था का अधिकार कॉर्पोरेट्स को, पूंजीपतियों को दे दिया गया है, व्यापारियों को दे दिया गया, तो स्वाभाविक है कि ये पूरा माल अगर जब वो समेटेंगे तो फिर वो अपने दाम में बाजार में वापस लाएंगे और इससे भयानक रूप से कालाबाजारी शुरू होगी और आम आदमी इन तमाम सारी चीजों से वंचित होगा जिसकी खरीद क्षमता उस स्तर की नहीं है। अब यहाँ से शुरू करते हैं, अब इसको कैसे फ्रूटफुल बनाया जाए, तो इसके लिए उन्होंने एक मूल संवर्धन कानून बनाया जो कानून नंबर 1 कहा जाता है। उसके जरिए उन्होंने कहा कि भाई मंडियों में हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे। ये जो सरकारी मंडियां अभी तक का बनावट समझिए आप, अभी भारत के अंदर जो कुल किसान की उपज है उसकी एकमात्र सबसे बड़ी खरीदार सरकार है। ठीक है, तो सरकार जब खरीदार है, मंडी सरकार के लिए है, वहां पर सरकार का एक आदमी बैठा हुआ है, वो 1868 रुपए में धान खरीद रहा है, और जब 1868 में धान खरीद रहा है तो उसी ठीक समय हमारा धान बाजार में 10 रुपए 12 रुपए में बिक रहा है। एक खरीदार 1868 का है और एक उसी बाजार में अगर आप कल्पना करिए कि ये 1868 वाला जो खरीदार है ये उठ के चला जाए तब हमारा धान जो 12 रुपए में बिक रहा है ये 6 रुपए में खरीदेंगे लोग। अभी तो एक खरीदार है ना 1868 का। अब सरकार दरअसल में इस कानून के जरिए मंडियों को निजी हाथों में देना, समानांतर मंडियां खड़ी करना और खुद को खरीद से विड्रॉ करना वापस। तो सरकार अगर बाहर हो गई तो फिर एक सवाल आया एमएसपी का क्या हुआ, तो सरकार कह रही जबानी तौर पे कह रही भाई एमएसपी रहेगी, तो
किसानों ने कहा एमएसपी रहेगी, एमएसपी से कम खरीद करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। इसका कानून बनाइए आप। सरकार कानून नहीं बनाएगी, सरकार कह रही है हम आपको लिख के दे देंगे। तो इसके जरिए कहा जा सकता है इसको कि आगे चल खेल है कि अभी 1868 वाला ग्राहक है, तब ये धान 1200 रुपए बिक रहा है, 1000 रुपए बिक रहा है, गेहूं 1500 बिक रहा है, 1400। आपकी बातों से दो सवाल उठते हैं। अब इसी के बाद तीसरा मैं दो सवाल के जवाब चाहूंगा जी। जो दो सवाल आ रहे हैं कि इस बात को भी साफ किया गया कि किसान भी अपनी चीजों का भंडारण कर सकता है इस कानून के तहत, जो सरकार के कई नुमाइंदे हैं जो इसको पेश कर रहे हैं, इस बात से आप भी। और एक तरफ ये भी जानकारी आ रही है कि जो सरकारी भंडारण की जो संस्थाएं उनको बंद नहीं किया जा रहा है। अब आप हाँ बिल्कुल इसी वजह से जी बिल्कुल कि अभी जब कह रहे हैं कि किसान इसका भंडारण कर सकता है, ये भारत की जो कृषि की बनावट है उसमें अगर आप देखिए तो 68% कृषि जो है छोटे मझोले किसानों की है। तो 68% किसान छोटा मझोला किसान है जो उधार खाद खरीदता है, उधार बीज खरीदता है, बच्चे की फीस तक उसकी उधार पड़ी रहती है, शादी ब्याह उसी से सिस्टम करता है, अपना खाना भी उसी से चलाता है, बाजार सब्जी भाजी भी उसी से खरीदता है, कपड़ा लत्ता भी उसी से खरीदता है। तो वो टारगेट करता है कि भाई जून में हमारी फसल मई में कटेगी, गेहूं तो हम उसे कपड़े सिलाएंगे, शादी ब्याह करेंगे, बच्चे की फीस जमा करेंगे, खाद वाले को। तो जिस दिन उसकी फसल आई उसी दिन वो ग्राहक के पास जाता, खरीदार के पास जाता है, भाई हमारा माल खरीद दिया। उसको बेच करके खाद वाले का देना है, उसको बीज वाले का देना है, उसको ट्रैक्टर वाले का देना है, उसको बिजली का बिल भी अदा करना है, उसको उसी में कपड़े भी सिलाने हैं, उसको अपने बच्चे की पढ़ाई और भोजन भी देखना। तो ये पूरा सिस्टम। अब ये 68% किसान से आप ये उम्मीद करते हैं जो अपना पैदा किया हुआ 15 कुंटल गेहूं, जो अपना पैदा किया हुआ 20 कुंटल गेहूं 6 महीने रख नहीं पाता है जी, खलिहान से ही बेचता है जी, उस किसान को आप ये कह रहे हैं कि आप भंडारण कर लेगा। भंडारण करेंगे बड़े बड़े कारपोरेट्स, और उसमें भंडारण वाला जो कानून आया है उसमें दे हैव इनरोल्ड द नेम ऑफ कंपनीज एंड कारपोरेट्स। उसमें लिखा है कि कंपनीज के लिए ये रास्ता खोला जा रहा है और कंपनियां भंडारण करेंगी। जी अब तीसरा खेल क्या है इसके अंदर? तीसरा खेल ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कि अब किसान जो है अब की जमीन कारपोरेट, वो भी कंपनीज के लिए है, कंपनियां ठेके पर आए। पहले बटाईदारी होती थी, लोग लगाने दे देते थे, भाई चलिए कर लीजिए। तो छोटी कृषि में ये संकट था, और वो संकट क्यों पैदा हुआ कृषि में? कृषि में संकट इसलिए पैदा हुआ कि आपने 300 रुपए की खाद आपने 1300 की कर दी जी, आपने जो 100 रुपए की दूसरी उर्वरक थी उसको आपने 350 कर दिया, आपने डीजल के दाम 54 रुपए से बढ़ा करके 78 रुपए कर दिए, 70 रुपए कर दिए, बिजली में आपने 2 गुना की छलांग मार दी बिजली का बिल। तो बीज वो विदेशी कंपनी आ गई, उनके बीज हैं, पारंपरिक बीज खत्म हो गए, तो बीज भी खरीदना है, डीजल महंगा लेना है, बिजली का बिल महंगा देना है। तो जो जिस खेत की जुताई पहले 500 रुपए में 1 बीघे की हो जाती थी, आज उसकी जुताई 1500 हो रही, डीजल महंगा हो गया जी। तो ये जो पूरी स्थिति बनी, तो छोटी खेती में एक संकट आया कि लागत नहीं निकल रही है। किसान ने 1 बीघा गेहूं पैदा करने में 10,000 खर्च किए और 9,000 का माल उसका बन रहा है। तो अब स्थिति है कि किसान खेती छोड़ने की स्थिति में, किसान जब खेती छोड़ने की स्थिति में, तो आप एक कानून लेके आए जी कि लागत को इतना बढ़ा दो कि किसान मजबूर होकर के खेती छोड़ दे, और खेती छोड़ दे तो कंपनियां हुए, और फिर कंपनियां करें खेती, मेड़े खत्म हो जाएगी, 1000 एकड़ का 2000 एकड़ का एक फार्म बनेगा। कानून में क्या किया आपने? उसका आर्बिट्रेटर ऑफिसर आपने नियुक्त किया, कहा दीवानी प्रक्रिया में आप जा नहीं सकते, अदालत में किसी कॉर्पोरेट के खिलाफ, कंपनी के खिलाफ जिससे आपका कॉन्ट्रैक्ट है, वो अगर कोई ब्रीच करता है तो आप किसी अदालत में नहीं जाएंगे। उसके लिए आर्बिट्रेटर एसडीएम होगा जी, एसडीएम आर्बिट्रेटर होगा, वो नेगोशिएशन करेगा दोनों लोगों के बीच। बात ये भी साफ हुई कि इतना समय अंतराल है, उसके बीच में ही एसडीएम को इसके निर्णय लेने पड़ेंगे उसके ऊपर। तो एसडीएम कौन से निर्णय ले पाता, कितने निर्णय ले पाता, वो आप लोग जानते हो, जमीनी हकीकत सब लोग परिचित हो, एसडीएम का क्या रैंक है, उसकी क्या हैसियत है। तो ये जो कुल मिला के खेती को कारपोरेट के हवाले करो जी, एक बाजार माल को
मुनाफेखोर व्यापारियों के हवाले करो। ठीक है। ये टनल खोला है सरकार ने। अब इस टनल में तीसरा एक पहलू इसका जो छुपा हुआ है, जो कोई नहीं बता रहा है, बताएं। कि सरकार अभी भंडारक है और कुल उपज का 40% सरकार खरीदती है। ठीक है। सरकार पीछे हट रही। जब कारपोरेट को आप आगे ला रहे हैं, मंडियों का निजीकरण आप करने जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है सरकार खरीदारी से पीछे हट रही। निजीकरण से क्या जो हानि हो रही है मैं चर्चा करूंगा आपसे। तो आप सरकार पीछे हट रही खरीदार की भूमिका से, सरकार खरीदेगी नहीं। एफसीआई के गोदाम धीरे धीरे बंद हो जाएंगे, अभी नहीं, अभी कह नहीं रहे, लेकिन बंद हो जाएंगे। जैसे उन्होंने गैस सब्सिडी के लिए आपका खाता मांग लिया कि अकाउंट दीजिए, आपके अकाउंट में हम सब्सिडी भेजेंगे, हमको 850 का सिलेंडर आपने बेचा और 130 रुपए हमको भेजे, हमारे पैसे हमसे लिए और उसे 130 भेजे, हम सब्सिडी दे रहे हैं। फिर आपने कहा भाई कोरोना काल में तो सब्सिडी देना संभव नहीं है और सब्सिडी नहीं दिया। और जो लोगों को नहीं अपने आधार कार्ड और अपना अकाउंट नंबर लगाया, उनमें कितने लोग आपको मिल जाएंगे जो बताएंगे हमको कभी सब्सिडी देंगे है ऐसा। अब सारे राशन कार्ड में सरकार ने अकाउंट नंबर लगा दिया। बैंक देगी खाना, राशन हमारा 5 किलो अनाज बैंक देगी, बैंक नहीं देगी, वो घुटना देगा। तो बैंक में आधार कार्ड आपने लगवाया कि आपका टारगेट ये है। इन 3 कानूनों के पीछे जो खेल छुपा हुआ है कि सरकार पीडीएस प्रणाली को बंद करने जा रही है। आप 33 रुपए में चावल खरीदिए, आप 20 रुपए 22 रुपए में गेहूं खरीदिए, सरकार आपको 150 रुपया सब्सिडी भेजेगी आपके अकाउंट में। तो ये बहुत बड़ी जो इस देश के अंदर लैंडलेस पीजेंट्री है, भूमिहीन खेत मजदूरों की जो एक बड़ी तादाद है, ये आने वाले दिनों में भूख के हवाले होने जा रही है। बाजार महंगा, हम आप मध्यवर्ग की भी जेब कटी जी, निचले को खाना नहीं मिला, वो भूख से मरेगा। और कुछ चंद कारपोरेट कंपनियां और मुनाफेखोर अंतरराष्ट्रीय और देसी बहुराष्ट्रीय निगम और ये कंपनियां आएंगी और ये माल को लूटेंगे और मनचाहे दाम में आपको लौटा के बेचेंगे। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। प्याज अभी 2 महीने पहले जब यहाँ 80 रुपए में बाजार में हम आप खरीद रहे थे, ठीक उसी समय इंदौर की मंडी में 50 किलो की बोरी 55 रुपए की बिक रही। ऐसा क्यों? ठीक उसी दिन 50 रुपए 50 किलो की बोरी 65 रुपए की नासिक की मंडी में बिक रही। ठीक है। और रायबरेली के बाजार में, कानपुर के बाजार में, दिल्ली के बाजार में, बेंगलोर के बाजार में 80 रुपए से 100 रुपए घूम रहा था। ये जब तक माल किसान के पास है तब उसका दाम 4 है, और जैसे ही वो उनके भंडार में पहुंचा, पूंजीपतियों के गोडाउन में पहुंच गया, तो वो माल 100 रुपए का हो गया, 200 रुपए का हो गया, 300 रुपए का हो गया, 400 रुपए का हो गया। फिर उसका दाम वो तय करते हैं। वो मोनोपोली है पूरी कारपोरेट की, उनका सिद्धांत तो मुनाफा है और सरकार का काम है लोकहित। सरकार लोकहित से व्यापार के रास्ते पर जा रही है और यह सबसे बड़ा टकराव है और ये नीतिगत टकराव कि किसान नहीं मरेगा। इस देश की वो बहुसंख्यक आबादी भूख से मर जाएगी जिस आबादी को पीडीएस प्रणाली के जरिए जिंदा रखने की कोशिश की गई इस देश के अंदर, वो प्रणाली बन जाएगी। अगर इंडस्ट्रीज की बात की जाए, अगर सरकार, जैसा कि आप भी बता रहे हैं और सब जान रहे हैं इस बात को कि सरकार इंडस्ट्रीज जो एरिया है उसको आगे बढ़ा रही है, ठीक, उससे हानि क्या हो रही है? देखिए, कितना इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं उसका भी मैं आपके सामने खुलासा कर दूं कि खाली 10 साल का, अगर 2010 से लेकर के 2020 तक का अगर आप आंकड़ा देखें तो इस देश के अंदर 3.5 लाख हैवी इंडस्ट्री और 95 लाख कुटीर उद्योग इस देश में मर गए। 3.5 लाख हैवी इंडस्ट्री और 95 लाख कुटीर उद्योग इस देश के अंदर मर गए। कौन सा इंडस्ट्री सरकार सर्वाइव करने जा रही? कोरोना काल के अंदर 12 करोड़ लोगों को सरकार ने माना कि अपने शहरों से अपने गांव की तरफ लौट ले लो, और वो इंडस्ट्री आज भी रिहेबिलिट नहीं हो पाई। अभी भी कहीं भी उस तरह की फंक्शनिंग शुरू नहीं, उसका 10% शुरुआत हुई है। और कॉटेज इंडस्ट्री तो पूरी तरह से बैठ गई, इसलिए कि अब उनके पास रेशन का पैसा नहीं है, उनका माल बाजार में नहीं बिक रहा है, जनता की जेब में पैसे नहीं, तो मार्केट में स्थिति। और अगर आप देखें तो 19 का वो दौर जहां से कोरोना शुरू होता है, 20 का, तो हाँ, तो उसके 2 महीने पहले इस देश के अंदर 2.5 करोड़ लोगों को विभिन्न इंडस्ट्री से इसलिए बाहर कर दिया गया, छटनी कर दी गई, क्योंकि कहा गया कि मंदी आ गई है और माल नहीं बिक रहा है, माल नहीं बिक रहा है। तो वो कहीं इंडस्ट्री नहीं बनने जा रही। अब दरअसल में उन्होंने पहले इस देश के उद्योग धंधों में कब्जा किया जी, इस देश के तमाम खनिज और उस तरह के वानस्पतिक संसाधनों में कब्जा किया। अब दरअसल में उनकी नजर इस बहुत बड़े
कृषि क्षेत्र पर है कि इस पर कब्जा करो। रोटी एक अनिवार्य चीज है, ये किसी उद्योग में नहीं बन सकती, किसी इंडस्ट्री में नहीं बन सकती, कोई फैक्ट्री और कोई विज्ञान इसको नहीं बना सकता, इसको तो खेती पैदा कर सकता है। इस पे कब्जा कर लो तो ये 130 करोड़ जो लोग हैं इनके बाजार को हम मुट्ठी पे लो और फिर इनको अपने मनचाहे ढंग से लूटो। जिंदा रहना होगा तो ये हमारा 100 रुपए किलो का आटा खरीदेंगे, जिंदा रहना होगा तो 200 रुपए किलो के आलू खरीदेंगे, जिंदा रहना होगा तो 300 रुपए किलो की गोभी खरीदेंगे। ये इस दिशा में विजय जी देखिए, तीनों कानून के बारे में हम लोगों ने समझ लिया, परिस्थितियों को भी अभी हम लोगों ने समझ लिया। बस कम शब्दों में ये जानना चाहूंगा कि इस पूरी रणनीति जो इस प्रकार से आक्रोश उग्र हो गया है, उसमें सरकार क्या सोच रही है? सरकार के भी तो कुछ पहलू होंगे, उस पहलू की तरफ भी मैं अपने दर्शकों को ले जाना चाहूंगा आपके माध्यम से। देखिए, सरकार का देखिए साफ है, सरकार ये जो रिजीम है, इस रिजीम ने ये मान लिया, ये उन्होंने स्वघोषित उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि इस देश में किसान नाम की कोई चीज नहीं है। इस देश में किसान हो गया है हिंदू मुसलमान, इस देश में किसान हो गया है ठाकुर ब्राह्मण पंडित दलित कुर्मी चौधरी जाट। तो उन्होंने मान लिया कि समाज बिखरा हुआ है और ये किसान की इसकी आइडेंटिटी नहीं है, पहचान नहीं है, तो उन्होंने गले में आग रख दिया। उनको दरअसल में ये गलतफहमी थी कि हमने सब बांट दिया, इतने सालों में जातियों में बांटा, धर्म में बांटा, टुकड़े टुकड़े कर दिया और किसान अपनी अस्मिता, किसान की अस्मिता से अपनी जाति अस्मिता और धार्मिक अस्मिता के लिए हमारे साथ खड़ा है, लाभबंद है और समाज मिल के लड़ेगा नहीं। ये गलतफहमी थी, तो वो इतना कड़ा कानून लाने का साहस उन्होंने किया। ऐसा नहीं, ये कोशिश पहले नहीं हुई, ये कोशिश विश्वनाथ प्रताप सिंह के जमाने में चौधरी अजीत सिंह ने भी एक बार नए कृषि कानून के नाम पर 96-97 कोशिश की, उन्होंने अंदर से घुसने की कोशिश की, नहीं कर पाए। दोबारा फिर कोशिश हुई, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कोशिश की और फिर वो एक कोशिश यहाँ की बार उन्होंने कर दिया कि अब तो समाज बांट दिया है, कोरोना काल चला, आंदोलन प्रदर्शन होना नहीं, लोग डरे हुए घर में बैठे हुए और किसान बैठा हुआ है। लेकिन इस आंदोलन ने ये तय किया कि नहीं, और ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार एक परिघटना हो रही है कि पार्लियामेंट के बनाए हुए किसी कानून को उसी दिन लोग जान गए और पूरा देश आज जान रहा है कि कृषि कानून क्या है, कृषि कानून क्या है। वरना कानून पार्लियामेंट बनाती है, हमारे सांसद सोते रहते हैं अपने एसी के मकान के इंतजाम और अपने भत्ते के लिए, खाली वहां सोते रहते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, सोते रहते हैं और 20 साल बाद जनता जान पाती कि ये जो पीठ लाल हुई हमारी, ये कानून 20 साल पहले बना था। ये पहला कानून है जो बना और पूरा देश जान रहा है, उसके खिलाफ पूरा देश खड़ा है। चलिए हमारे साथ विजय जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आपने पूरा समय हम लोगों को दिया और लगातार हम लोग इस बात की एनालिसिस कर सके कि आखिरकार ये जो किसान वर्सेस सरकार है उसके आखिर पहलू क्या है, इस और हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और इस मुद्दे पर खासा चर्चा हो चुकी है। अगर आपके कोई ऐसे सवाल हैं तो वो सवाल आप हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, उसको लेकर हम उन जवाबों को आप तक पहुंचाएंगे कि आखिरकार आपके क्या सवाल हैं। शुक्रिया।